नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो गई है। सबसे पहले राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का अभिभाषण हुआ। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के परिणाम से साफ हो गया कि लोगों को बीजेपी सरकार की नीतियां पसंद आई हैं। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि सरकार अब नए 2 लाख युवाओं को नौकरी देगी, इस पर काम किया जा रहा है। इससे पहले राज्यपाल ने पहली बार चुनकर आए विधायकों का स्वागत भी किया। साथ ही आपको बता दें कि सत्र 3 दिन तक चलने वाला है। आज 13 नवंबर से के अलावा 14 और 18 नवंबर को भी सत्र चलेगा। लेकिन मसला में आज की चर्चा में सवाल उठ रहे हैं कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार का जो रोड मैप है वो कितना दमदार है, जो विजन दिखाया गया वो कितना दमदार साबित होने वाला है। सवाल यह भी कि कोई भी वादा पूरा नहीं करने पर विपक्ष के दावे में कितना दम है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आज की प्रतिक्रियाएं आपके सामने। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी मैं कुछ देर के लिए अपने कार्यालय में गया था। मेरे सामने कुछ जरूरी फाइलें थी। विधानसभा का महान सदन चल रहा है और मैंने जरूरी समझा कि महान सदन को इस सत्र में उसकी जानकारी मिले, जो पिछले दिनों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, जो अनुसूचित जाति में वर्गीकरण को लेकर के। इस नोटिफिकेशन से वो हमारी कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे दी। आज हरियाणा में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के आरक्षण के वर्गीकरण का जो फैसला किया था वह आज तुरंत प्रभाव से लागू हो जाएगा और शाम 5 बजे के बाद वो मुख्य सचिव की वेबसाइट के ऊपर से आमजन उसको अपलोड कर सकते। कोई वायदे जो इन्होंने ये है लोगों से, कोई वादा पूरा करने की बात नहीं करी। क्यों? कोई नई बात है क्या? ये अभी होगा। पार्टी ने प्रस्ताव करके दे रखा है कमांड को, बन जाएंगे। ये अब कौन सवाल उठा रहा है इस बात? कोई इनफाइटिंग है क्या सर? कौन? कोई इनफाइटिंग नहीं। कर्नाटक में इनफाइटिंग थी क्या? मई में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने, नवंबर में लीडर ऑफ अपोजिशन चुना गया था। कोई नहीं बात है। सवाल इस बात का जब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमने प्रस्ताव पास करके हाईकमांड पे छोड़ रखा है। हर एमएलए का अपना अधिकार होता है और ये कोई पहली बार नहीं है कि हम इतनी बार इस बात को करते हैं। कर्नाटक विधानसभा के पिछले चुनाव में मई में चुनाव हुआ था और बीजेपी ने नवंबर में नेता प्रतिपक्ष बनाया था। आज सभी एमएलए के अपने अधिकार हैं, अपनी बात रखेंगे। मैंने कहा ना कि हर एमएलए अपनी बात रखेगा, एमएलए अपनी बात रखेगा, अपने अधिकार से रखेगा। और इसमें कोई ये बहुत जरूरी नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष पार्टी का नेता होना चाहिए। पार्टी हाईकमान जब निर्णय लेगी हो जाएगा, कोई अंतरकलह नहीं है। पार्टी की हमारा हाईकमान जो है महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव चल रहे हैं, उसके बाद हो जाएगा। निश्चित रूप से ज्यादातर लोग विधायक चाहते हैं कि हुड्डा साहब बने। देखो, हर एंगल पे सोचना हाईकमान का काम होता है। वो किस एंगल पे सोच रहे हैं ये वही बता सकते हैं। विजन तो सारे ही सुनहरे होते हैं। विजन का मतलब ये नहीं है कि एवरीथिंग इज गुड। विजन का मतलब होता है एक सोच क्या है, उस सोच पर अमल कितना होता है, उस पर कार्रवाई कितनी होती है और वाकई में ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट कितना होता है। इन सारी चीज़ों में बड़ा फर्क है। ये तो आने वाले समय बताएगा कि जो माननीय गवर्नर साहब ने जो विजन दी है उस पर अपने प्रदेश की सरकार करती है। नेशन की हर गवर्नर एड्रेस की एक फॉर्मेलिटी होती है। हमेशा गवर्नर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं। हाँ, ये बड़ी अचंभित बात है क्योंकि हर सरकार राज्यपाल की ही सरकार होती है। तो ये तीसरी बार का कहना, ये तो हमें भी समझ में नहीं आया। और ये अपने आप एक चीज़ दर्शाता है कि राज्यपाल साहब भी कहीं ना कहीं थोड़े बायस्ड हैं, क्योंकि ये तो हाउस में हमने तो पहली बार देखा है। तो मसला में आज के जिस तरीके से हमने सत्र देखा है उसको लेकर चर्चा करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण में जिस तरीके से विजन दिखाया गया उसको लेकर उस विजन में कितना दम दिखाई दे रहा है। चूंकि लगातार विपक्ष लगातार सवाल आज भी उठाते हुए नजर आया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कुछ काम नहीं किया। इसको लेकर भी हम समीकरणों को समझने की कोशिश करेंगे। आज एक हमारे साथ खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। राजवीर रोहेला जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। अंश वत्स हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। और नरेश शर्मा हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे इस खास कार्यक्रम मसला में। शुरुआत राजवीर जी मैं आपके पास आकर करना चाहूंगा और आपसे सवाल समझने की कोशिश करूंगा कि आज जिस तरीके से सत्र की शुरुआत हुई और जैसे कि आज
प्रोटोकॉल के तहत जिस तरीके से राज्यपाल का अभिभाषण जिस तरीके से देखने को मिला, उसमें साफ तौर पर विजन को दिखाया गया और कहीं ना कहीं ये परिपाटी होती है कि जिस तरीके से राज्यपाल अपने भाषण के दौरान जो है जिस तरीके से अपने भाषण में व्यक्त करते हैं, उससे कहीं ना कहीं एक साल के जो अंदर का जो रोड मैप है वो कहीं ना कहीं हम देख सकते हो और समझ सकते हैं कि किस तरीके से सरकार आने वाले काम करती हुई नजर आएगी। लेकिन विपक्ष इस पर भी सवाल उठाता हुआ नजर आया। राजवीर जी, क्या आपका टेक है? पहली प्रतिक्रिया आपकी। प्रवक्ता साथियों को नमस्कार। गौरव जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। भारतीय जनता पार्टी की पिछली बार सरकार बनी है हरियाणा में, तो यह कि ऐतिहासिक, तो पहली बात तो यही ऐतिहासिक कार्य हुआ है, क्योंकि कोई भी सरकार लगातार 3 बार नहीं बनी, 2 बार बनी है बस। दूसरी बात से सरकार हमेशा महामहिम जी की होती है, तो महामहिम जी ने अपना रोड मैप रखा, अपना जो संकल्प पत्र उसके बारे में बताया। और एक बात है, जो उन्होंने हमने 10 साल में जो काम करके दिखाया उन्होंने उसकी भी व्याख्या की। हमने जो 1.5 लाख नौकरियां दी, जो हमने 1,20,000 जो जॉब सिक्योरिटी दी अभी, जो हमने आज दिए, एक ऐतिहासिक जो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसे कैबिनेट पहले ही पास कर चुकी थी, बीएससी वर्गीकरण का, जो एससी वर्ग में जो एक आरक्षण की एक भूमिका थी, जिसमें कुछ लोग वंचित थे, उन वंचितों का अधिकार देने का काम इसी नायब चैटर्जी की सरकार ने आज किया है। जिसे आज मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि 5 बजे इसको मुख्य सचिव जी की जो वेबसाइट उस पर अपलोड हो चुका है और जो देख सकते हैं। तो ये तो हमारे जो हम कहते हैं वही करते हैं। रही बात है जो महामहिम जी ने जो कहा है, तो वो उन्होंने एक संकल्प दोहराया है कि भाई हम 2 लाख नौकरियां देंगे। तो ये अब आज उन्होंने पहले ही दिन ये जाहिर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार नायब चैटर्जी के नेतृत्व में चल रही है, वो सरकार जनता को समर्पित है। जनता ने 36 बिरादरी के लिए वो सरकार काम करने वाली है, उसने काम किया है तभी हम तीसरी बार यहाँ आए हैं, वरना मतलब हमको पंचायत मेंबर नहीं बनता कोई भी दूसरी बार तो, और जिला पार्षद उनको खाता भी नहीं मतलब मान लीजिए। लेकिन हमारे 48 विधायक चुन के आए हैं, तो सभी विधायकों ने अपनी बात रखी है। तो कहीं ना कहीं आप मान के चलो, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार नायब चैटर्जी के नेतृत्व में बनी है, उसने अपना रोड मैप हरियाणा की जनता के सामने रख दिया कि हमने ये किया है, हम ये कर रहे हैं और ये करने वाले हैं। तो ये तीनों चीजें ये बताती है कि भाई ये सरकार बहुत गंभीर है हर विषय पे, चाहे वो शिक्षा, चाहे वो चिकित्सा, चाहे वो दवाई, चाहे वो कमाई। तो इसके लिए हर वर्ग के लिए इसी सरकार कुछ न कुछ करने जा रही है। ठीक है, सरकार कुछ न कुछ करने जा रही है। अंश जी, मैं आपके पास जो है आना चाहूंगा। ठीक है, आपकी प्रतिक्रिया राजवीर जी हो गई और वापस लौटूंगा जो है सवालों के साथ में। अंश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आज के जिस तरीके से सत्र आपने देखा, उसमें लगातार आपको क्या दिखाई दिया कि विजन में कहीं ना कहीं सरकार के में दम दिखाई दे रहा है, और दम अगर दिखाई दे रहा है, और क्योंकि तीसरी बार जो है सरकार को जनता जनार्दन ने चुनकर जो है सामने लेकर आई है, चुनकर जो है प्रदेश के उस ताज तक पहुंचाया है जिस पर जो है शायद आपका भी सपना रहा था कि इस बार जो है हम ब्रेक करेंगे। लेकिन क्या लग रहा है आपको? लगातार आपकी तरफ से, आपके वरिष्ठ नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सरकार ने कोई काम नहीं किए और जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, वो झूठे हैं। तो क्या इस चीज का मतलब, इस कोर्ट का मतलब यही समझा जाए कि या तो आप सही कह रहे हैं या फिर दूसरी चीज जो है जनता गलत है, जनता ने तीसरी बार मैंडेट दिया सरकार को? तो 7% इस हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा है। असलियत ये है कि भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को बने हुए 2 महीने भी नहीं हुए हैं और आज किसानों पर उन्होंने हर प्रकार से जो है अपना मार उनको देने की शुरुआत उन्होंने कर दी है। चाहे वो बात हो कि किस प्रकार से अगर कोई किसान पराली जलाता है तो वो 2 साल के लिए अपनी फसल नहीं देख सकता एमएसपी पे, या फिर मैं बात कर लूं कि किस प्रकार से जो डीएपी है उसकी समस्या से किसानों को परेशानी हो रही है, और अगर किसान जो है उनको अगर परेशानी हो रही है और वो इस चीज को लेकर, अपनी मांगों को लेकर अगर वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं तो पुलिस प्रशासन उन पर लाठी डंडे चलवा रहा है। तो किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों पर जो है प्रताड़ना शुरू कर दी है, उनकी सरकार को जबकि बने हुए 2 महीने भी नहीं हुए। असलियत ये कि जो वो बात करते रहे थे कि 2 लाख सरकारी नौकरियों को देने की, आज असलियत ये है कि वो 2 लाख सरकारी नौकरियों को देंगे, उसका उनके पास कोई रोड मैप है भी नहीं। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ घोषणा कर दी, लेकिन उसके लिए क्या रोड मैप है वो उनके पास है भी नहीं। असलियत ये है कि वो 2100 रुपए कब महिलाओं को देंगे, इस चीज का जवाब आज हरियाणा की महिला इंतजार कर रही है कि आपने घोषणा तो कर दी,
लेकिन आज अभी तक हरियाणा की महिलाओं को 2100 रुपया मिले नहीं है, जिसका वादा जो है भारतीय जनता पार्टी। सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है ना अंश जी, आज हरियाणा की 2 लाख रोजगार नहीं दे रहे हैं, पहले भी आप कह रहे हैं कि कैसे देंगे, इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। अगर जब वो देने की घोषणा कर रहे हैं उस पर भी आपको रोड मैप समझ नहीं आ रहा है। गौरव जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बिना रोक टोक मौका मिला था, मुझे प्लीज अपना ओपनिंग स्टेटमेंट प्लीज आप अपना स्टेटमेंट दीजिए, प्लीज दीजिए, कंटिन्यू। आज हरियाणा की महिला इंतजार कर रही है कि चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 रुपए का सिलेंडर की घोषणा की थी, लेकिन उस समय भी उनको नहीं, हरियाणा की महिलाओं को नहीं मिला 5 रुपए का सिलेंडर, और अभी तक हरियाणा की महिलाओं को नहीं मिला है। तो हरियाणा की महिला अपने साथ धोखा महसूस कर रही है। हरियाणा की वो बच्चियां अपने साथ धोखा महसूस कर रही है कि वो जिनको वादा किया गया था कि उनको स्कूटी मिलेगी। आज हरियाणा में कानून व्यवस्था की ये बात है कि कल मैंने आपके चैनल पे एक मुद्दा उठाया था कि किस प्रकार से यमुनानगर में एक इंस्पेक्टर की मां के ऊपर दिन दहाड़े जो है उनका जो है हत्या कर दी जाती है, उनके घर में चोरी की जाती है। अगर एक पुलिस इंस्पेक्टर की मां सुरक्षित नहीं है तो आप सोचिए आज हरियाणा में एक आम व्यक्ति की क्या स्थिति होगी। तो आज भारतीय जनता पार्टी की ये स्थिति है। आज सत्य ये है, राज्यपाल जी ने बात की परिवारवाद की, कि आज परिवारवाद और क्षेत्रवाद की सोच को बाहर किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। लेकिन आज स्थिति है कि उन्होंने परिवारवाद में लिप्त इतने सारे नेताओं को टिकट दिया था, चाहे वो बात श्रुति चौधरी की हो, चाहे वो बात तो आरती राव की, कितने सारे नेताओं के मैं नाम यहाँ पे गिना सकता हूँ। क्या वो परिवारवाद नहीं है? तो आज सवालों के जो कटघरे है उसमें तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, जिसने वादा तो तमाम कर दिया था, लेकिन उनको पूरा करने के लिए ना ही तो उनके पास कोई रोड मैप है और ना ही उनकी कोई मंशा है। ठीक है नरेश जी, आपसे समझने की कोशिश करता हूं आज के पहले सत्र के दिन को, जो है सदन जिस तरीके से चला और प्रोटोकॉल के तहत जो है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण की शुरुआत की, और उसमें जो है कहीं ना कहीं 2 बड़ी घोषणाएं उनकी तरफ से जो देखने को मिली, और कहीं ना कहीं राज्यपाल के भाषण से जो है अभिभाषण से ये समझने की कोशिश की जाती है और ये समझा जाता है कि आने वाले सरकार के 1 साल किस तरीके से होने वाले हैं, किस किस वायदों पर जो है खरी उतरने वाली है, क्या रोड मैप रहने वाला है। एक कहीं ना कहीं वो लकीर, एक कहीं ना कहीं वो रेखा दिखाई देती है कि सरकार कहाँ किस तरीके से उसके विजन को दर्शाया जाता है। तो आप कुछ समझ पाए किस तरीके से आप अपना आकलन करके दर्शकों तक पहुंचाएंगे, प्लीज नरेश जी। आपके दर्शकों को, आपको, आपके सभी पैनलिस्ट को बहुत बहुत नमस्कार लाना। आपने बिल्कुल सही बात कही कि जो आज जो सब कुछ स्टार्ट हुआ उसके हिसाब से जो भी बीजेपी ने डिसीजन लिए और जनता ने मैंडेट दिया इनको और उसके लिए काम करना चाहिए इनको, बिल्कुल जो जनता तक वादे किए थे वो पूरे होने चाहिए। और मेरे को लगा कि चलो आज मुख्यमंत्री ने या जो है हमारे जो भी भारतीय जनता पार्टी ने जो आज वादे किए वो जनता के हित में किए हैं, और कोई नहीं आगे चल के पता चलेगा कि उनको मतलब किस क्राइटेरिया के अंदर ये पूरा करते हैं, और जो वादे पेंडिंग है शायद उनको वो भी पूरा करने पड़ेंगे, क्योंकि अब देखेंगे कि 10 साल पहले की सरकार थी, अभी 11वां साल स्टार्ट हो गया इनका। अब ये 10 सालों के अंदर जो काम नहीं हुए थे उनको रिकवरी कर रहे हैं या जो नए कार्य कर रहे हैं। मैंने जो भी देखा कि कई जगह मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जो एक्शन मोड जो आया इसी सरकार के अंदर आया और 10 सालों के अंदर पिछले कोई काम नहीं किए गए। ये 10 सालों के काम को भूल के जो नए एक्शन मोड में आ गए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये पता चल गया कि जनता में नकार चुकी थी, लेकिन अब जो है इनको जमीन के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये लोग एक्शन मोड में दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी इसीलिए दिखा रहे हैं कि वो शायद खट्टर साहब विचार से या सैनी साहब से ये चीज दोनों के अंदर कंपेयर करने वाली बात खुद ही भारतीय जनता पार्टी अपने जाल में फंसी हुई है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी जनता के हितों में, हरियाणा की जनता के लिए, हरियाणा के लोगों के लिए जो इसमें फैसले लिए जा रहे हैं बिल्कुल उसका स्वागत है। मैं ये नहीं मैं नेगेटिविटी की बात नहीं करता कि आप लोग ये सोचिए कि ये काम नहीं हुआ। अगर जनता के हितों के लिए फैसले होंगे तो बात स्वागत करना चाहिए, और हर किसी को, ये सरकारें तो आती जाती रहेंगी, क्योंकि सरकारों का काम यही होता है कि अगर आप जनता ने, क्योंकि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं और जनता के लिए काम करना है। जो आज एक फैसला है कि 58 साल तक जो टेम्परेरी उनको जो निकाला नहीं जाएगा, बहुत सही फैसला है, क्योंकि उनके रोजगार के लिए फैसला था। मैं इसमें एक चीज और करूंगा कि उनको शायद फरमाइश करने के लिए सरकार को कोई स्कीम लेके आना चाहिए था कि एक जो भी है अगर टेम्परेरी बेस पे रहा हुआ है तो 5 साल या 10 साल के बाद आप उससे एक प्रावधान लेके आना चाहिए था कि 10 साल में इसको फरमाइश करेंगे। ये जॉब सिक्योरिटी का मतलब नहीं, उसको ये भी कि शायद वो क्योंकि 10 साल उसी फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस भी हो गया है उसे और वो काम कर रहा है, तो उनके लिए जॉब का साधन भी मिलना चाहिए और जो फैसिलिटी जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है वो भी मिलनी चाहिए।
और भी जो फैसले हैं, जो अभी बाकी कई फैसले आने हैं, आप देखेंगे कि सरकार जो डिसाइड करेगी उनके भी मतलब अमल होना चाहिए, उसके ऊपर काम होना चाहिए। शायद आपने देखा था कि बहुत सारे बिल पेंडिंग है, बॉडीगार्ड और जो जमीन के मुद्दे हैं उनके ऊपर भी बिल लेके आने वाली सरकार, उसके ऊपर भी आप देखेंगे कि वो काम होना है। और भी जो भी सत्र के अंदर मैं चाहता हूँ कि जनता के फैसले विपक्ष को भी साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि क्योंकि अभी पहला आपने देखा कि थर्ड टर्म में भारतीय जनता पार्टी का और विपक्ष का जो है हर टर्म के अंदर आमना सामना होगा, उसके अंदर ये ना रहे कि एक दूसरे के लिए सत्र को ना चलने पूरी सत्र के ना चलने से बहुत नुकसान होता है जनता का, क्योंकि जनता के वादे दोनों ही करता है, विपक्ष और विपक्ष दोनों बैठ के फैसला लेते हैं और उसके लिए कहीं भी अड़चन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सत्र लंबा सत्र नहीं है, ये शॉर्ट टर्म सत्र है और इसको जल्दी से जल्दी पूरा करके क्योंकि क्वेश्चन अभी होंगे तो विधायक अभी जो है उनको नया कार्यकाल मिला है, वो अपना सत्र के अंदर क्वेश्चन पूछने के लिए बाध्य हैं और उसके बाद में जब वो अपने कार्यकाल में अपने एरिया के अंदर जाएंगे अपना रिपोर्ट में तैयार करें, जो उनके पुराने कार्य नहीं हुए या नए कार्य करवाने उनके ऊपर पूरा अमल होना चाहिए और फिर आपने जो है बहस करनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि इसके लिए मेरी तरफ से तो यही है कि परसों भी उनकी स्वागत है इन फैसलों का, क्योंकि जनता के हितों के अंदर है और जो इनके जो पेंडिंग जो है जो जनता तक वादे किए थे, जो आपने देखा कि 600 रुपये का महिलाओं को देने का वादा, वो भी जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए और भी जो स्कूटी देने का वादा किया था वो भी बच्चों के लिए या बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, इनके ऊपर भी विचार करना चाहिए सरकार को और इसी सत्र के अंदर ये विचार करना चाहिए। ठीक है राजवीर जी, आप कोई प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे। आप अंश जी की बातों से जो है कहीं ना कहीं सहमत दिखाई नहीं दिए। सबसे पहले वो मैं आपके साथ जो है टेक लेना चाहूंगा, आपका रिस्पॉन्ड देखना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो है असहमति जो व्यक्त की आपने उस पर क्या जवाब है। और दूसरा सवाल यहाँ पर एक बार फिर से देखने को मिला, जिस तरीके से सवाल भी उठाए और जो सवाल पूछे भी गए थे, साफ तौर पर जो है एक बार फिर से जो है विपक्ष अपने नेता प्रतिपक्ष के बिना जो है आज सदन में दिखाई दिया। पूछने पर जो है उन्होंने कहा क्या जल्दी है। तो हरियाणा जानता है इनकी जो दशा दिशा हो रखी है। कल इनके एक प्रवक्ता ने बाल मुकुंद शर्मा ने इस्तीफा दिया है और उन्होंने जो धागे तोड़े हैं इनके, इनको पता होगा भाई कि एक सीट के लिए इन्होंने 4 सीटों की कुर्बानी दी। बहुत कुछ बोला गया बाल मुकुंद शर्मा ने वाया और वो 30 साल पुराना कार्यकर्ता था, ठीक है, उसकी उद्धर से पतली नहीं बैठी थी, तो इन लोगों ने उसको लेटर जारी कर दिया। अच्छी बात है, एक मतलब ब्राह्मण नेता को इन्होंने हटाया है, क्योंकि ब्राह्मणों के पीछे लोग पड़े हुए हैं। ये बात बाल मुकुंद शर्मा जी ने बोली और वो तो शराब भी दे दिया, मैं बापू बेटा अगली बार विधानसभा और संसद का मुंह नहीं देख पाएंगे। चलो ये बात है इनकी इंटरनल थी वो जो उन्होंने आगे आके बोली है। वही बात रोजगार की, तो आज जो एक हमने 24 लाख जो नौकरियां निकाली थी वो नौकरियां को ऊपर से वो यही डेवलप की थी। वही बात है, अभी नौकरियां कैसे देंगे, 2 लाख नौकरियां, सेट का भी पेपर होगा, उसमें नौकरियां निकलेगी, उसमें से रिक्रूट होंगे बच्चे और जो बचेंगे जो सेट को पास कर लेंगे बच्चे उसको 9,000 रुपये वो दिया जाएगा डाइट में, ठीक है ना। तो ये चीजें सारी दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी के नए शैली की सरकार रोजगार के मामले में सुदृढ़ है और सोच रही है, तो हमें इस पे काम करना ही करना है। और ये हमारे महामहिम जी ने भी बोला कि हम 2 लाख नौकरियां देने के लिए संकल्पित है। हमें हर किसी को नौकरी नहीं मिल सकती, सबको पता है, जो कि सरकारी नौकरियां एक लिमिट में होती है, लेकिन उसके रोजगार के जो सृजन है वो किए जा रहे हैं। युवाओं को स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी खोली गई है और यूनिवर्सिटियां खोली जाएंगी 5, ठीक है ना। तो ऐसी चीजें करके हम युवाओं को उनका अधिकार देने का पूरा प्रयास कर रही है। और मैं तो कांग्रेस के राज की बात करता हूँ, इन्होंने 36 नौकरियां दी थी, ये पब्लिक डोमेन में मैं नहीं बोल रही थी, मैं गूगल करके देख सकती है, ठीक है। क्योंकि हरियाणा सरकार ने 1.5 लाख नौकरियां दी, तो ये कहां से करते हैं, इन लोगों के घर में आग लगी हुई है, ये डेवलपमेंट बना नहीं पा रहे अपना, बदलने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि अभी भी ढकासाई कर रहे हैं लोग। ये भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है, ये तो 55 लाख जो वोट दिए है ना लोगों ने, जनता ने 50-55 लाख जो, ये उनका सवाल है। भाई तुम हमारे नुमाइंदे, तुम्हारा एक रिप्रेजेंटेटिव कौन है? हमने आपको 37 विधायक दिए, 7 में एक मिनट कांग्रेस तो 37 में ज्यादा दे दिए, अगली बार ये 7 में नहीं होने वाले लोगों के, जो इनके हालात है। क्योंकि जो नेता थे, क्योंकि देखो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर पार्टी का अपना एक सिस्टम है, तो यहाँ तो नेताओं ने मारने की मतलब होड़ लगी हुई है। अब रावल मस्जिद से बीजे देख के बाल मुकुंद जी देख लो, जो नेताओं ने निपटा दिया और भारतीय जनता पार्टी में आए वो लोग
उन्होंने अपना काम किया, परफॉर्मेंस किया, तो क्या पता पर है। ठीक है ना भैया, ये जो शर्त है कि जो कांग्रेस है तो उनको बापू बेटे की पार्टी बना के इन्होंने छोड़ दिया है। अब जो इन्होंने पिछले सेशन से पहले जो मीटिंग की थी, वो मीटिंग हमारा 65% था इन लोगों का। भाई मतलब मेरे पास इतने विधायक है तो एलओपी मैं ही बनूंगा, मैं मेरे खेमे से बनेगा कोई। तो ये जो चल रहा है ना, जो सत्ता का दोन कुर्सी का, वो इनको लेके बैठेगा और वो आज से नहीं चल रहा। लेकिन ये पहली बार सत्ता में आए थे 2005 में, तब से चल रहा है। 2005 से लेकर 2014 तक इन्होंने कितने नेताओं को निकाल दिया, ये खुद बता देंगे। ए चौधरी से लेकर, किरण चौधरी से लेकर, चौधरी ब्रह्मपुर से लेकर, रमेश कौशिक से लेकर, ऐसे 10 नेता थे जिनको इन्होंने ठिकाने लगाने का काम किया। किसी की टिकट काट दी, किसी को कुछ कर दिया, पिछली बार में टिकट काटी इन लोगों ने, हल्की बार में किया है। तो ये अभी जो बात चल रही है इनकी, जो इन्होंने 20-20 हजार से ले रखे हैं लोगों से, 2500 लोगों से, वापस कर दो ना। जब आपने सिटिंग वेटिंग करनी थी तो सभी कहते थे वापस करो, आप लोग लेके बैठ गए। आप लोग किसानों के, मजदूरों के जो युवा या जो नेता काम करते हैं आपकी पार्टी में, आप उनके 20-20 हजार लेके बैठ गए, वापस कर दो क्या आप? हमारे किसों की चिंता कर रहे हो आप? हमारे किसों की चिंता करने के लिए हमारी पूरी कैबिनेट है, पूरा प्रशासन है, पूरा अमला, और हमारे ये सब मुख्यमंत्री नायब सिंह जी है। वो महिलाओं के लिए उन्होंने 29,000 महिलाओं ने 500 रुपए जो सिलेंडर उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर दिया अपना। लेकिन अंशु जी तो लगातार सवाल उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। क्या मतलब है? आपने रोजगार नहीं दिया, रोजगार के मुद्दे पर जो है विफल है। आप लगातार कह रहे हैं सिलेंडर को लेकर बात की, महिलाओं को जो वादे किए हैं 2100 रुपये को लेकर उसकी उन्होंने बात की, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने बात की। गौरव जी आप एक बात बताइए, महाम महिम जी ने जो आज भाषण दिया है जी, सरकार उनकी नेतृत्व में है वो सरकार, तो वो विधानसभा में कोई भी विधायक हो, कोई भी मतलब हल्के अपने वो नहीं रख सकता, वो ऐसे नहीं करते हैं। वो ऐसे नहीं होता है मतलब आपने कुछ भी बोल दिया, ये कोई तो मतलब चुनाव थोड़ा ना चल रहा था, कुछ भी बोल देंगे आप लोग, तो वो रिकॉर्ड में रखते हो चीजें, वो दफ्तर तक रहती है। जब से पहले विधानसभा बनी है तब से लेकर आज तक हर रिकॉर्ड मिलेगा आपको विधानसभा में जो बोला गया है, तो विधानसभा में जो बोला जाता है वो किया जाता है। और महामहिम जी ने आज अपना वायदा निभाया, उन्होंने कहा कि 2 लाख की जो नौकरियां देने की बात करते हैं वो देने के लिए संकल्पित है। 1,20,000 जो SKR में नौकरियां दी गई थी उनको हमने सिक्योर किया है। आप एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो फैसला क्या था? उसमें गीता मुखर्जी ने बोला कि आप बात लेंगे, तो हमारे जो मंत्री है सामाजिक न्याय मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी, उन्होंने बोला भाई आपने नेताओं से ध्यान तो दिलवाओ, क्योंकि जो आरक्षण का जो वर्गीकरण किया गया है वो इसलिए किया गया कहीं ना कहीं वो जिसमें सबसे ज्यादा जातियां वो छोटा हुआ था, वहां कुछ दिक्कत थी थोड़ी बहुत, तो वो लोग अगर बराबर में आ जाएंगे, अगर वो जागरूक हो जाएंगे, क्या कराइए इसमें? अल्टीमेटली सरकार का काम क्या होता है? जनता की सेवा करना, जनता को राहत देना, और जो वंचित शोषित वर्ग है उसको कहीं ना कहीं आगे लेके आना। तो भारतीय जनता पार्टी की नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है वो सिर्फ और सिर्फ गरीबों, शोषितों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं के लिए समर्पित है। हमारे तो मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी महाराष्ट्र होके आए, जो सामाजिक न्याय के पुरोधा ज्योतिबा फुले जी उनके घर पे गए थे, उनके संग्रहालय में गए थे, तो इससे बड़ा सबूत क्या होगा? हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री है श्री नायब सैनी जी जो वहां गए, जिन्होंने ज्योतिबा फुले जी को श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्प अर्पित किए। ये छोटी बात नहीं होती है, सिंबॉलिक बातें होती है, लेकिन इनका असर बहुत ज्यादा होता है। अगर कोई समझ नहीं माना हो तो वो सामाजिक न्याय पे चलेंगे, वो असली तो सोशल जस्टिस है, वो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की जो सरकार नायब सैनी जी के नेतृत्व में वो कर रही है, वो हर किसी को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। वो तो आप बजट में देख लो, हमने कितनी घोषणाएं की है, कितने काम शुरू हो चुके हैं। 152 में देखो हमारा, अभी हमारा जो दिल्ली का रोड़ा है वो कब शुरू हो गया? हमारा जो एक्सप्रेस वे फरीदाबाद का जो पोर्शन है कल वो भी शुरू हो गया, आज दिल्ली का रोड़ा वाला शुरू हो गया हमारा पोर्शन, तो विकास हो रहा है। अब यूनिवर्सिटियां बनाने जा रहे हैं जो आज महामहिम जी ने घोषणा की है, तो ये सारी चीजें हमारा भाई है इनकी। किसानों के लिए हमने क्या किया है? किसानों के लिए 13,000 करोड़ रुपये हमने मुआवजा दिया, 2,000 रुपये हमने अभी दिए, 169 करोड़ रुपये जो जिन्होंने जिनकी फसलों में दिक्कत थी। ये मुख्यमंत्री जो जनता की चिंता करता है।
अब तक मुख्यमंत्री जी अपने 56 दिन के पुराने कार्यकाल और अब तक के कार्यकाल में लाखों लोगों से मिल चुके हैं फेस टू फेस। ठीक है, ठीक है। तुम कभी कुटीर में किसी बिचौले की जरूरत नहीं है वहाँ जाओ कि मैं मुख्यमंत्री को अपनी समस्या बताऊं, ये छोटी बात नहीं होती। ठीक है सर, ठीक है। ये बदलाव किया मुख्यमंत्री जी ने। आप लोगों ने जब वीआईपी कंसर था उसे जनता ने ध्वस्त कर दिया। आपने तो सपने से बारडा से लेकर राय तक आपका सुपना साफ कर दिया जनता ने, लेकिन फिर भी आप लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। ठीक है सर, ठीक है। इसकी प्रतिक्रिया जो है मैं अंशु से लूंगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना है। और सवाल लगातार मसला में बना हुआ है कि जिस तरीके से जो है आज के सत्र में जो सरकार का विजन देखने को मिला है उसमें कितना जो है दम दिखाई दे रहा है। मसला में एक छोटा सा ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार जारी है। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियाँ। अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 70 42 40 40 40 पर कॉल करिए। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में खुल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियाँ। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियाँ। के बाद एक बार फिर से आपका मसला में स्वागत है। और मसला में चर्चा आज के जिस तरीके से विधानसभा सत्र देखने को मिला है और जो कि ये विधानसभा का शीतकालीन सत्र है 3 दिन देखने को मिलेगा, जिसमें कि आज जो है 13 तारीख को
विधानसभा का सत्र हुआ, उसमें राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान जो है सरकार के विजन को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की और सरकार की तरफ से जो जिस तरीके से उपलब्धियां हैं उनको भी यहाँ पर देखने को मिली। विपक्ष भी उतनी ही दमदारी के साथ में यहाँ पर देखने को मिला, लेकिन सवाल विपक्ष पर भी लगातार बना हुआ है, क्योंकि सदन के सत्र में जो है सदन में इस बार पहली बार ऐसा होता हुआ दिखाई दिया जिसमें कि नेता प्रतिपक्ष के बिना जो है सदन में विपक्ष जाता हुआ दिखाई दिया। इस पर भी सवाल लेंगे जो है। अंश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से राजवीर जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने बखूबी काम किए हैं और अब से नहीं, हम पिछले जब से हमारे पास टर्न रहा है हम तब से ही लगातार जो है जनता के हित में जो है काम कर रहे हैं और उसी की बदौलत जनता ने मैंडेट दिया और मैंडेट के बदौलत जो है कहीं ना कहीं विश्वास जताया और उसके देखते हुए हम सरकार में आए और सरकार के जितनी भी जो है सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल तक लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार ये जो है सरकार काम कर रही है, ऐसा राजवीर जी का दावा है। अंशु, आप क्या कहना चाह रहे हैं? चूंकि आप कह रहे हैं कि 2 लाख जो नौकरियां हैं उसका रोड मैप तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि किस तरीके से देते हुए नजर आएंगे। तमाम सारी चीजें आपने पहलुओं को बिंदुवार तरीके से गिनाया। अंशु, क्या कहेंगे? राजवीर जी की बातों से उन्होंने 3 मुद्दों पे ज्यादा उन्होंने अपनी बात रखी है। सबसे पहले मैं रोजगार पे बात करना चाहूँ। आज सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी पर रोजगार के लेकर जो मैं क्यों उनको कह रहा हूँ कि उनके पास रोड मैप नहीं है 2 लाख सरकारी पद को लेकर, क्योंकि 10 साल से उन्होंने 2 लाख सरकारी पद जो खाली पड़े थे उनको भरने के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। अगर भरे होते तो आज 2 लाख सरकारी पद खाली नहीं होते। आज सच्चाई यह है कि रोजगार को लेकर कैसे हम विश्वास कर ले कि भारतीय जनता पार्टी जो है हरियाणा की जनता को रोजगार देगी, जब सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है हरियाणा प्रदेश में है, जहां पर बीते 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कांग्रेस पार्टी के सरकार के समय पे हरियाणा प्रदेश जो था वो रोजगार देने में अव्वल हुआ करता था, लेकिन आज असल बात यह है कि हरियाणा प्रदेश जो है भारतीय जनता पार्टी के राज में बेरोजगारी में अव्वल है। आज असलियत यह है कि जब नीट का पेपर होता है तो झज्जर में जो उसका सेंटर था वहां की प्रिंसिपल और वहां का मैनेजमेंट जो था वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। तो उन्होंने पेपर लीक को लेकर उनकी जो मंशा है वो तो साफ है कि वो तो पेपर लीक करवाना चाहते हैं, वो तो चाहते ही है कि युवाओं को उनका हक मिले। तभी तो हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो है 30 से ज्यादा पेपर लीक हुए। मुझे एक वो सख्त कानून बता दे जिन्होंने पेपर लीक के खिलाफ बनाया हो। आज असलियत ये है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के समय पे सेना में 5,500 से ज्यादा जो है युवा जो है वो जाते थे हरियाणा प्रदेश से, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के समय पे 950 युवा जो है वो जाते हैं हर साल। तो किस प्रकार से उन्होंने रोजगार में कमी करी है, युवाओं पे जो है विश्वास नहीं है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, ये तो स्पष्ट आंकड़े बता रहे हैं। आज असलियत ये है कि आज जो है हरियाणा के युवाओं को पलायन करना पड़ रहा है। आज उनको डंकी रूट से जो है जो वॉर जहाँ पे हो रही है इजराइल, वहां पे उनको तक जाना पड़ रहा है रोजगार के लिए। तो आप सोचिए कि हरियाणा की रोजगार की क्या स्थिति होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने के प्रवक्ता ने इतनी बड़ी कसीदे पढ़ दी रोजगार को लेकर, ये तो कुछ और है जो ये बात कर रहे हैं। उन्होंने बात की लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। लॉ एंड ऑर्डर का मैंने यहाँ पे आपको एक उदाहरण बताया, एक पुलिस इंस्पेक्टर का। ऐसे सैकड़ों उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के ही नेता राव इंद्रजीत जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के समय पर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो थी वो सबसे अच्छी थी। तो आज उनके जब खुद के नेता ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के समय पर अच्छी व्यवस्था थी, तो मैं इस पर क्या ही टिप्पणी करूं। अब आज असलियत ये है कि झज्जर में 5 मार्च को एक जवान, एसडीएफ जवान जो है उन पर हमला होता है, उनकी जान चली जाती है। लॉरेंस बिश्नोई के जो शूटर है और उन पे किस प्रकार से हो जाता है। इनेलो के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो तक सुरक्षित नहीं है। आप जब वो उनके 13वीं तक नहीं हुई थी उसके बाद भी उनके परिवार को धमकी मिल रही थी। तो आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में क्या लॉ एंड ऑर्डर है। रोहतक में एक किसान जो था उस पर हमला हो जाता है। रोहतक से एक जो था दूधिया वो जा रहा था वो फ्लाईओवर पे, उस पर हमला हो जाता है। तो आज शासनकाल इनके लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है मैं क्या बताऊं। एक वहां पे ट्रांसपोर्ट मैनेजर पे तक हमला हो जाता है। कितने सारी इनकी जो है घटनाएं। व्यापारी पे आज फिरौती के कितने सारे व्यापारी कह रहे हैं कि उनको फिरौती के लिए फोन आते हैं और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कसीदे पड़ रहे हैं। ये यहाँ पे किसानों की बात कर रहे थे, किस मुंह से किसानों की बात कर रहे हैं। आज असलियत यह कि मैंने किसानों के आपको बताया इनकी सरकार को बने 2 महीने नहीं हुए,
और इन्होंने अपने किसान विरोधी चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। अगर आपको किसान इतने ही नहीं पसंद तो आप किसानों के बीच में जाते क्यों वोट मांगने? आपका असलियत ये कि आप किसानों की किस मुंह से बात कर रहे हैं? जिस पुलिस अफसर ने किसानों पे किसान आंदोलन के समय लाठी डंडे चलवाने का जो है आदेश दिए थे, उन पर फायरिंग के आदेश दिए थे, उस पुलिस अफसर का तो खट्टर जी ने प्रमोशन कर दिया था। और यहाँ पे आप किसानों की बात कर रहे हैं। आप किस मुंह से किसानों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब किसानों पे लाठी डंडे चलवाने का जो है आपकी सरकार ने काम किया। पहली बार इस देश ने देखा जब किसान को जवान को भिड़ाने का अगर किसी ने काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और यहाँ पे किसान हितैषी बनने का नाटक कर रहे हैं। किस मुंह से आप अपने आपको किसान हितैषी कहते हैं, जब 750 से ज्यादा किसान जो है शहीद हो जाते हैं? एक बात समझिए जरा, आपने जो है पिछले 10 साल का जो है कसीदे गढ़े, आपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आपने पहले भी लेकर घूम रहे थे हिसाब, चुनाव के दौरान भी जो आपकी पार्टी 10 साल का हिसाब लेकर घूम रही थी, लेकिन जो है जनता ने मैंडेट दे दिया, जनता ने तीसरी बार जो है सरकार में बिठा दिया। कुछ न कुछ तो काम किया होगा ना, कुछ तो उनको बेहतर दिखा होगा, तभी तो वही जो आप जो है रिपोर्ट कार्ड, वही जो आपका जो 10 साल का हिसाब का वाला जो पत्र था, वही आप यहां पर अभी भी लेकर बैठे। मैं विजन की बात कर रहा हूं, मैं सरकार की बात कर रहा हूं कि आने वाले, और रोजगार की अगर रही बात तो रोजगार को लेकर जो है कहीं ना कहीं अभी सरकार, नई सरकार जो है अभी सामने निकल कर आई है। 100 दिन का तो वक्त उन्हें देखने दीजिए किस तरीके से रोड मैप पर जो है बात की। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, मैं मानता हूं, लेकिन रोजगार के लिए सरकार को समय तो देना चाहिए। लेकिन आपने जिस तरीके से हिसाब लेकर जो है आपने यात्रा निकाली और उसके बावजूद भी तमाम सारे सवाल जो है खड़े किए थे और सरकार जनता तक पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन जनता ने एक बार फिर से जनता ने ही चुनकर उनको बिठाया है। साहब, आपको यह भी बात याद रखनी चाहिए। अगर कुछ न कुछ बेहतर होता अंश जी, तभी तो उन्होंने जो है जनता ने मैंडेट दिया है। लेकिन अब आने वाले समय में किस तरीके से जो है रोड मैप रहेगा, किस तरीके से विजन में रहेगा। जी जी सौरभ जी, मैं जवाब दे सकता हूँ? जी जी प्लीज कंप्लीट कीजिए सर। हाँ, मैं पहले अपनी एक पुरानी बात को कंप्लीट कर लूं, उसके बाद मैं आपके नए सवाल का जवाब देता हूँ। जी 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 प्लीज। जब 750 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे, मोदी जी से जब उनकी श्रद्धांजलि को लेकर कहा था, उनके मुआवजे की मांग की थी, मोदी जी ने क्या कहा था? मेले थोड़ी ना मरे, और यहाँ पे अपने आपको किसान हितैषी बताते हैं। रही बात आपकी, जो मैं यहाँ पे इनका किसान विरोधी चेहरा जो सबके सामने है। अब आपको मैं नए सवाल पे आता हूँ। आपने यहाँ पे बात की हिसाब को लेकर कि जनता ने उनको फिर से मैंडेट दिया, और आपने कहा कि अभी सरकार नई नवेली आई है। पहली बात तो ये सरकार नई नवेली सरकार नहीं है, ये 10 साल से रही है। इनको तीसरा टेन्योर जो है अब मिला है। तो तीसरा टेन्योर मिलने का अर्थ होता है कि आपका जो पुराना बच्चा वो कुछ काम होता है, उसी को आप अपनी पॉलिसीज को आगे लेके जाने का। फिर सरकार नई नहीं है कि जो अब सरकार जो है जागी है, अब ये सोचेगी कि कैसे रोजगार देना है। अगर इन्होंने वादा किया है, सरकार में रहते हुए इन्होंने वादा किया था 2 लाख सरकारी पद का, तो इनको पता होना चाहिए कि हम कैसे देंगे। इनका सबसे पहला काम होना चाहिए कि हम सबसे पहले जो इनकी कैबिनेट वो मंजूर करें। जो है सबसे पहले इनका कैबिनेट का काम होना चाहिए कि महिलाओं को वो 2100 रुपए इनका कैबिनेट पारित करे। सबसे पहला काम होना चाहिए कि इनकी कैबिनेट जो है महिलाओं के लिए 5 रुपए के सिलेंडर की वो जो है पास करे। क्या जब तो ये सरकार जो नई सरकार नहीं आई है, ये 10 साल से चल रही है। तीसरा टेन्योर का मतलब होता है कि सरकार जो अपनी पुरानी पॉलिसीज को आगे लेके जाती है। तो अगर ये बात कर रहे हैं अपने घोषणा पत्र में इन सब बातों की, तो उनको लेके आगे जाने को उनके पास रोड मैप होना चाहिए कि कैसे आप लेके जाएंगे। रही बात आपने जो इनको तीसरा मौका मिला है उस चीज को लेकर, अगर इनको तीसरा मौका इन्होंने दिया है, क्या इससे ये बात हम जुटला देंगे कि आज हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी में अव्वल है हरियाणा प्रदेश? ये एनसीआरबी का आंकड़ा है, मेरा तो आंकड़ा है नहीं पर्सनल। क्या इस बात में चीज बदल जाएगी? क्या आज हरियाणा में जो है महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है? ये भी एनसीआरबी का आंकड़ा है, कांग्रेस पार्टी का पर्सनल आंकड़ा तो है नहीं। क्या ये बात इससे बदल जाएगी कि हमारे जो इस देश में 750 से ज्यादा किसान जो थे वो शहीद हुए थे? क्या ये बात बदल जाएगी कि जब भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार में आई है तो उसने किस प्रकार से किसानों पे लाठी डंडे चलवाने का काम कर दिया है? कि इन सब बातों से इस चीज को जुटला देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो तीसरी बार आ गई है, तो इसलिए बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं होगी। क्या इससे ये बात बदल जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में जो महिलाओं के ऊपर किस प्रकार से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इसमें कोई चर्चा नहीं होगी कि आज हरियाणा में अपराध किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है? ठीक है, मैंने अभी आपको बताया है एक उदाहरण
ये तो एक उदाहरण जो कि न्यूज में है, कितने सारे ऐसे उदाहरण है लॉ एंड ऑर्डर के जो कि रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। रिस्पॉन्ड तो जो है राजवीर जी करेंगे। ठीक है नरेश जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। नरेश जी, जिस तरीके से जो है दोनों ही प्रवक्ताओं को आपने सुना और जिस तरीके से जो है अभी चूंकि जुम्मा कुछ दिन ही अभी सरकार को यहाँ पर हुए हैं, 100 दिन का अभी भी रोड मैप लेकर चल रही सरकार, रोजगार बड़ा मुद्दा है, बड़ा पहलू है और उसको जो है गंभीरता से भी लेना चाहिए, लेकिन अभी रोजगार के मुद्दे पर आपको लगता है कि थोड़ा सा और वक्त यहाँ पर सरकार को, चूंकि जो पिछला कार्यकाल था वो दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में था और ये जो है कहीं ना कहीं कुछ जो कार्यकाल था 56 दिन के आसपास का वो यहाँ पर सीएम सैनी साहब ने लिया, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर जो है पहली बार जो है सत्ता में आए और पहली बार जो है उनके अपने कदमों पर खड़े हुए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर और थोड़ा सा और वक्त कहीं ना कहीं। नरेश जी क्या समझ रहे हैं आप जो है सरकार को लेकर जो है विपक्ष लगातार। आपने जो बात कही सरकार को समय मिलना चाहिए, क्योंकि आपने खट्टा सटाया करके जैसे हरियाणा के अंदर और कुछ भी आप तो ये नहीं कह सकते कि अब ये काम नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्हें समय तो देना पड़ता है किसी। अभी जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि अभी जो है ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो हम ऑलरेडी जनता के बीच ऑलरेडी जब हम भी थे गाँव के अंदर, भारतीय जनता पार्टी भी थी, कांग्रेस भी थी, अगर सभी दल थे वहां पे सबको बोलना चाहिए था जनता के बीच। अब जनता ने मंजूरी दे दिया तो इनको काम करने हैं, ऑलरेडी काम के लिए जो इन्होंने वादे पूरे किए वो वादे करने भी है इनको पूरे। अगर वादे पूरे नहीं करेंगे तो फिर हम बोलेंगे कि आपके पास 100 दिन भी कम से कम 2 या 3 महीने का टाइम के बाद हम आवाज उठाएंगे कि इन्होंने वादे पूरे नहीं किए और बाकायदा उसके लिए विपक्ष का काम भी नहीं होता है। लेकिन एक चीज बेसिकली कांग्रेस अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, जैसे राजीव भाई ने भी कहा था कि एक इन्हीं के प्रवक्ता है जिनके ऊपर एक एक्शन लिया गया कि उन्हें इमीडिएटली हटा दिया गया, लेकिन आप ये खुद सोचिए कि उनका स्टेटमेंट क्या है। सिर्फ एक स्टेटमेंट था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी अभी जो है विपक्ष के लीडर नहीं बनेंगे, इसी स्टेटमेंट के बाद किसी को हटा देना मतलब कोई ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी उन्होंने। लेने के लिए तो उन्होंने ये भी कहा कि वो जो है सेंटर डिसाइड करेगा या उनकी जो मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, ये तो उनका कोई ऐसा वो नहीं था। लेकिन कांग्रेस के अंदर अभी भी एक ही ग्रुप के अंदर वो चल रही है राजनीति, एक कमेटी बना दी जाती है कि आपको इलेक्शन के लिए कि आप उसके लिए आइए और ये डिसाइड करना है कि हमें कहाँ कहाँ बोली, सारे एक ही शो के अंदर बोल रहे हैं और सब प्रिंट मीडिया भी छापी है कि एक ही मैसेज दिया गया कि सबको एक ही जैसा बोलना है। ये पार्टी के अंदर आपको अपना रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, आपको अपने चेंजेस लाने पड़ेंगे, जनता के बीच मैसेज देना पड़ेगा। आप एक ही दल के थ्रू ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम राजनीतिक दल में, वो हरियाणा में आपको हर बार नकार दिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मैं गारंटी देता हूँ और चैलेंज करता हूँ कि उनको नकारने की प्रक्रिया जब वो पहली बार गद्दी मिली तो भी वो भजनलाल जी के द्वारा ही मुख्यमंत्री बने थे, अपने दम पे नहीं बने। दूसरी बार जब वो बने तो आपने देखा कि खुद उनके दम पे सिर्फ 40 सीटें आई, अपने दम पे वो सरकार भी नहीं बना सके थे। तीसरी टर्म के अंदर देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, तीसरी बार में वो 15 से 16 विधायक रह गए। चौथे टर्म में देख लीजिए उनके पास में कितने रह गए, 30 विधायक रह गए। फिर 5वें टर्म में देख लीजिए 35 साल होते हैं, बहुत बड़ी राजनीति के लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है कि 35 साल आपके ऊपर, 20 साल ये हो गए और ये 35 साल हो जाएंगे, आपके ऊपर विश्वास जताते जताते जनता आपको नकार रही है, ये मानना पड़ेगा आपको अपना संगठन बनाना पड़ेगा, संगठन के अंदर काम करना पड़ेगा। मेरे बहुत से मित्र कांग्रेस के मोस्टली, क्योंकि पहले भी कांग्रेस के अंदर काम कर चुके तो पता ही नहीं, हम लोगों की यही चिंता रहती है कि आज तक हमने कांग्रेस को इतना समय दिया, जनता के बीच जाते नहीं है, हम लोगों को एक छोटे पद के लिए भी जिम्मेदारी देने के लिए कांग्रेस विफल गई। आप ये देखिए कि वो लोग अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं, इतना बड़ा दुख होता है उनकी पीढ़ी, क्योंकि वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नहीं जुड़े थे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने सीएम रहते हुए उनको बेचारों का कोई काम नहीं किया, उसके परिवारों के लिए काम नहीं किया, तो वो बड़े रोते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी के अंदर रहने के बाद भी 10 साल वो हमारे खराब हुए, 10 साल के बीच में संगठन नहीं बना वो खराब हुए और ये 5 साल खराब हो जाएगी। तो 25 साल जब उनकी उम्र 30-35 साल राजनीति में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है, 30 साल राजनीति आने के बाद आज वो 55 साल के इसके अंदर बैठे, बड़ा दुख तकलीफ होती है कि आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम नहीं कर पा रहे। तो कुछ नहीं, हम तो खुश है, मैं तो कहता हूँ आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी है, कम से कम संगठन के अंदर अपने पदाधिकारी को बनाती है, काम कराती है। जनता को मैंडेट देना ना देना वो अलग बात है, लेकिन जो एक कार्यकर्ता होने के नाते जिसको चाहिए कि उसको आपकी लड़ाई के लिए वो जनता के बीच एक मैसेज देते जाए कि मैं इस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं इस पार्टी का लीडर हूँ, हम ये करेंगे। कम से कम जनता वो आपके ऊपर विश्वास जताती है कि हाँ ये पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता है और इसका जो है नेतृत्व जो है इस तरह से काम करता है। लेकिन आप देखें कांग्रेस के पास कोई नेतृत्व नहीं है, कोई नीतियां नहीं है, तो उसके बाद कहते हैं कि हम सरकार से में आएंगे। ये तो इनके, मैं ये नहीं कह रहा कि कांग्रेस की कमियां गिनने के बाद आप लोग किसी
किसी को सुनने वाला कोई नहीं है। आपने देखा कि नेता प्रतिपक्ष जो है 1 महीने का जब तक आपको सदन के अंदर जब बैठना होता है तो नेता प्रतिपक्ष का नाम देना होता है, लेकिन ये उसको भी साइन नहीं कर पा रहे। तो ये पार्टी का तो बुरा हाल हो चुका है। और हरियाणा के अंदर से जब नहीं देखे 15 साल हो गए तो अगली बार मौका भी नहीं देगी जनता आपसे। कम से कम आप तो बिल्कुल नकाल दिए जा चुके हैं और हम तो कहते हैं कि हम मेहनत करेंगे, जनता के ऊपर विश्वास जताएंगे कि हम लोग जो आप 15 साल से नकाले गए तो हमें विश्वास दिलाइए। हम विश्वास के ऊपर आपके बीच आपके मुद्दे उठाएंगे विपक्ष के रूप में। हम बेशक सदन के अंदर नहीं है लेकिन आपके मुद्दे जरूर उठाएंगे, जनता के मुद्दे। मैं तो अभी भी कहता हूँ मेरे पास आप बताएंगे कि क्योंकि मैं काफी पहले सोशल एक्टिविटी भी करता रहा, लोगों के काम करवाता रहा, बकायदा मंत्री को भी घेरता रहा, लेकिन उसके लिए घेरने के बाद काम होते हैं तो वो पता चलता है। आज मेरे पास कुछ काम आते हैं, ये काम नहीं हो रहा है, आप ये काम करवा दीजिए हमारा, या ये काम गलत हो गया तो आप एक बार किसी न किसी को बोल के काम करवा दीजिए। तो ये एक नीति होनी चाहिए, लोग अपने आप आ जाए काम कराने के लिए। तो हम तो चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए हमारा संगठन मजबूत है। संगठन जो रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं हम, नया संगठन बना रहे हैं हम, कांग्रेस की तरह नहीं कि 15 साल के लिए क्योंकि वो वनवास की बात करेंगे इनके कार्यकर्ता। और मैं तो इनके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बोलूंगा कि आप लोग आइए, जो आपको चाहिए पद जिम्मेवारी चाहिए वो हमारे थ्रू मिलेगा आपको, और मिलेगा तो आप जो अपनी लड़ाई, जनता की लड़ाई, अपने लोगों की लड़ाई लेना चाहते हैं हमारे थ्रू मिलेगी कम से कम। आप इनके कार्यकर्ताओं को ही इन्विटेशन देने लग गए साहब। आप इन्विटेशन ही देने लग गए कि आप हमारे साथ आ जाइए। आपको थोड़ा इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए। अरे सर इतना भी सच नहीं कि मतलब आप तो उनके साथ अभी इंडिया गठबंधन में है, आपको थोड़ा सा डर नहीं है कि मतलब जो है आप जो है किस तरीके से देखिए अगेंस्ट जा रहे हैं? कहीं ना कहीं मलाल है क्या? आपको गठबंधन में जगह नहीं दी? नहीं, मलाल है कि कहीं आपको गठबंधन में जगह नहीं दिया, गठबंधन आपके साथ नहीं किया, शायद तस्वीर दूसरी होती, हमारे साथ मिलकर काम करते, हमारे साथ मिलकर लड़ते। ये बातें तो बिल्कुल आपको पता है कि पहले भी कह चुके हैं हम, जो भी है जो चीज अब जो हो चुकी है उसके लिए नहीं है, आगे के लिए जनता के लिए काम करना, जनता के मुद्दों के लिए काम करना, घेरना है। तो आप जब कई कार्यकर्ता ऐसा नहीं हो कि हर किसी को चुनाव लड़ना, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। कुछ कार्यकर्ता होते हैं कि लोगों के लिए काम करते हैं, अपने लोगों के आस पड़ोस के लिए काम करते हैं, अपनी जनता के बीच में जो है उनके काम करवाने होते हैं। तो वो कार्यकर्ता चुनाव से नहीं होता कि राजनीति में जुड़ने के लिए। तो उन कार्यकर्ताओं को दर्द समझने के लिए मैंने बोला था कि कांग्रेस को अपना यही स्ट्रक्चर करना पड़ेगा, अपने संगठन को खड़ा करना पड़ेगा। नहीं खड़ा कर रहे तो इसीलिए मैंने बोला कि स्वागत है, कम से कम इस पार्टी के अंदर आइए, लोगों को एक विश्वास जताइए कि हम एक पार्टी के साथ है, संगठन मिला, हमें पद मिला, जिम्मेवारी मिली और हम लोग काम करेंगे जनता के लिए। ठीक है सर, जो है इसकी प्रतिक्रिया तो अंश जी देंगे क्योंकि अंश जी प्रवक्ता हैं और कांग्रेस का पक्ष भी रख रहे हैं। उससे पहले राजवीर देना चाह रहे थे। राजवीर जी चूंकि लगातार सवाल जो है अंश जी लगातार एक ही सवाल उठा रहे हैं कि देखिए रोड मैप मुझे समझ में नहीं आ रहा, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा वीक है आपका, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो है किस तरीके से काम होगा, सरकार जो है जो किसान है उसके जो है साथ नहीं है, सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, तमाम सारे वो सवाल जो कि अपने 10 साल का हिसाब भी वो मांगते हुए चुनाव में दिखे थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है सरकार को जो है लाखड़ा किया जनता ने। क्या कहेंगे? भगवान इनको तरक्की दे, लेकिन उस तरक्की का क्या फायदा जिसमें मतलब मान लीजिए कि मैं कोई मनुष्य ना हो। अभी ये जिस पार्टी की प्रवक्ता है मेरे भाई, वो 13-14 साल से अपना संगठन नहीं बना पाई। 2005 के बाद 45 का आंकड़ा नहीं क्रॉस कर पाई, एमएलपी नहीं बना पाई, लगातार 3 और 6 चुनाव हार चुके हैं ये लोग। लेकिन घमंड आज भी वही है। तो आत्म मंथन इन्हें करना चाहिए, भाई जनता इनसे विमुख क्यों है, कार्यकर्ता इनसे विमुख क्यों है? क्योंकि इन्होंने 2 थापी लगाई थी चुनाव में, एक उसको 20 से 30 कैंडिडेट को थापी लगा दी इन्होंने, 20 हजार कैंडिडेट पैदा कर लिए थे। अब वो कहाँ है ये लोग? क्योंकि वो 2 इन्होंने किया था, क्योंकि एक संगठन की संरचना होती है, उसमें आदमी आता है, काम करता है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि इसको भूपेंद्र सिंह हुड्डा कंपनी बना के रख दिया, 3 दीपेंद्र, 3 भूपेंद्र। एक वो तो इनकी पार्टी की एक समस्या, मुझे नहीं लगता मेरे भाई है मेरे से एग्री होंगे, इनकी पार्टी में फैन फॉलोवर है। जो फैन फॉलोवर होते हैं दीपेंद्र हुड्डा का भी हो सकता है, वो भूपेंद्र सिंह का भी हो सकता है, या अन्य नेताओं का भी, लेकिन इनकी पार्टी में इनकी पार्टी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं है। गिने चुने कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे आपको पूरे हरियाणा में। इसलिए अपना सर्वे कर रहे हैं भाई, आप कुछ बोलने कोई बात नहीं है। तो बजाय मतलब हमारे पे सवाल उठाने का, हमें जनता ने आशीर्वाद दिया तीसरी बार, हम जनता के लिए गए थे, जनता में हमने अपनी बातें बताई, उन्हें तुरंत हुआ कि यही जनता
आपको बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी देगी। यही जनता, यही सरकार आपको आयुष्मान देगी। यही सरकार आपको 2 लाख नौकरियां देगी। यही सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देगी। 152 कटरा हाईवे, 12 नेशनल हाईवे हरियाणा में पिछले 2 साल में। आपके 2 साल में तो एक ईट भी नहीं लगी हाईवे की। ये आप सोच सकते हैं इस बात को, ठीक है। हमने तो हम बनाए हैं, ये हम डेवलप हो रही है, ठीक है। अभी मैं जिस गाँव से आता हूँ किल्लू के, यहाँ से 5,000 एकड़ जमीन का एक निरीक्षण किया गया है इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए, जो कि लोकसभा चुनाव से पहले पार्लियामेंट होता था। अब उसमें कंट्रोल कर दिया गया है, डेवलपमेंट इसका सरकार की इजाजत से होगा। तो ये चीजें सोचती है विकास क्या होता है, और रोजगार की बात है, रोजगार उत्पन्न करने पड़ते हैं, स्किल दिया जाता है, और उन्हीं चीजों में हरियाणा की नायब तहसील की सरकार काम कर रही है। लेकिन आप लोगों का जो सिलेक्टिव तरीका था, उसी तरीके से आप लोगों को मारा है, ठीक है ना। आप लोग जो अहंकार में थे, भाई 70 आएंगी, बालमुकुंद जी कह रहे थे, मैंने सुना उनको, भाई 70 का नारा दे रखे इन लोगों ने, 70 जो भी है, 15-20 तो उद्धव साहब ने हरवा दी, 15-20 घंटों ने हरवा दी, तो हिसाब क्या दिया आपका। तो आप अपने पार्टी में मंथन कीजिए। आप कैसे मुझे मतलब आदर से मानता हूँ, आपकी पार्टी का संगठन नहीं है, LOP नहीं है, आपके नेता सहजा जी या उदय भांडी दोनों जिसे बावरिया पे बम फोड़ रहे हैं बाहर का। तो ये चीजें आप देखिए, ये जनता समझ रही है, क्योंकि जनता ने आपको वोट दिया है। आपका कोई प्रतिनिधि फील्ड में नहीं है। हमारी सरकार के बनने के तुरंत बाद हमारे विधायक, हमारे मंत्री सभी फील्ड में थे। उन्होंने हर मंडी का दौरा किया, हर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे अधिकारियों की मीटिंग ली, मीटिंग ली। ये काम ऐसे होता है क्योंकि हम लोग जनता को। सर समय थोड़ा सा कम है। अंश जी आप जी प्लीज कंप्लीट कीजिए एक सेंटेंस में। अंश जी थोड़ा सा जल्दी आप सेंटेंस को कंप्लीट कीजिएगा। जी मैं यही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मेरे भविष्य की चिंता करने की जरूरत है। नरेश जी भी कह रहे हैं और मेरे भविष्य की चिंता जो है मेरी पार्टी करने की। ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का कोई झंडा उठाने वाला नहीं है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने भारतीय जनता पार्टी को 303 से 240 पर लाकर खड़ा कर दिया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 2019 में 10 में से 10 लोकसभा सीट जीती थी। लेकिन ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने भारतीय जनता पार्टी को 10 में से 5 लाकर खड़ा कर दिया, इनका अहंकार तोड़ने पर मजबूर कर दिया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने भारतीय जनता पार्टी को मजबूर किया कि वो रोजगार पर चुनाव लड़े, वो महंगाई पर चुनाव लड़े, महिलाओं के अधिकार पर चुनाव लड़े। और ये बात करते कि कांग्रेस पार्टी का कोई झंडा उठाने वाला नहीं है। अरे कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाने वाले कितने लोग आप भारत जोड़ो यात्रा में देख लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा में आए जी लीजिए। आज कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए बढ़ने बैठने की भावना रखता है। मैं इससे ज्यादा बढ़ने की आगे इजाजत नहीं दे रहा है। माफी के साथ जो है मैं इंटरप्ट करूंगा मैं आपको, चूंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, अंश जी और राजवीर जी और यहाँ पर नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया मसला में हमारे साथ चर्चा करने के लिए। लेकिन सवाल यही कि जिस तरीके से जो है सरकार चुनकर जो है पहुंचाई है जनता जनार्दन ने, लेकिन आज जो है शीतकालीन सत्र का पहला दिन देखने को मिला, राज्यपाल का अभिभाषण देखने को मिला, सरकार का विजन जो है यहाँ पर रूपरेखा समझने की कोशिश की गई। लेकिन आने वाले जो 2 दिन का सत्र बचा है उसमें किस तरीके से कौन से मुद्दे पर जो है पक्ष विपक्ष आमने सामने देखने को मिलेगा, ये भी देखने दिलचस्प होगा। फिलहाल मसला में इतना ही। नमस्कार।